सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां समाजवादी पार्टी ने, आप जानते हैं, माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बना दिया है। इसी को लेकर आज विधानसभा में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आपने चाचा को फिर गच्चा दे दिया। विधानसभा में ही शिवपाल मौजूद थे। शिवपाल यादव ने इसका करारा जवाब देते हुए कहा, आपके डिप्टी सीएम आपको गच्चा देंगे। मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो बार इस सम्मानीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं। आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है। हम समाजवादी हैं और हम लोग देखिए समाजवादी हैं, और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहाँ पर बैठाला गया था। उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे। इसके बाद यहाँ 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे, तो गच्चा तो आपने भी दिया। देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी, और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर, ठीक, चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं, और जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से, ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गच्चा वाली जो सियासत देखने के लिए मिल रही है, ये गच्चा पर सियासी आर पार, इसका मूड मिजाज किस तरीके से समझा जाए अब, जबकि आने वाले समय में उपचुनाव भी होना है। देखिए रोमाना, ये सब चीज़ें बहुत ही रोचक हैं और बहुत ही संकेतों में बात होती है। सीएम योगी जो कहा, वो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में एक जो दरार की बात कही जाती है, उन्होंने उसकी और कहा कि आपको गच्चा दे दिया, और उल्टा शिवपाल यादव ने जो जवाब दिया, उन दोनों डिप्टी सीएम की बात कर दी उन्होंने। हमारे साथ में वीरेश पांडे मौजूद है, और वीरेश समाजवादी पार्टी के जहां विधायक हैं उनके ऑफिस से ही आ रहे हैं। वीरेश, चाचा मतलब पहले से तैयार थे शिवपाल यादव की, ये सवाल आ सकता है। देखिए, जब से चाचा ये सत्र शुरू हुआ उससे पहले तमाम ऐसे वाकयात आए कि योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव की मौजूदगी में शिवपाल यादव पर लगातार कटाक्ष करते रहे हैं, और हंसी मजाक का दौर चलता रहा है, और इसके लिए शिवपाल यादव हमेशा तैयार रहते हैं। रही बात शिवपाल यादव की शख्सियत की, तो अब वो तैयार हो चुके हैं। वो ये जानते हैं कि उनका बेटा सांसद हो चुका है, यादव सांसद, अब वो दरार नहीं रह गई है, वो तलखी नहीं रह गई जो पहले हुआ करती। जो तलखी थी उसका परिणाम भी सबके सामने आया था। समाजवादी पार्टी 5 पर ही सिमट गई थी, और जब चाचा एकजुट हुए, परिवार एकजुट हुआ, तो उसका परिणाम भी दिख रहा है कि मुलायम सिंह से ज्यादा सीटें मिली हैं। तो रोमाना, देखिए सबसे अहम बात यही है कि ये जो कुछ हुआ है, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की जो एक पहले हमको दूरियां और दिखती थी, अब वो चीजें हास्य प्रहसन में आ गई हैं। लेकिन संकेत दोनों ओर दिया जा रहा है। सीएम योगी भी कुछ संकेत दे रहे हैं और शिवपाल यादव भी कुछ संकेत दे रहे हैं। रोमाना, और गच्चे वाली राजनीति पर जोरदार आर पार। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। योगी आदित्यनाथ का बयान और इस पर अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं, गच्चा तो दिल्ली को योगी जी ने दे दिया है। अखिलेश यादव हमारे साथ में, योगी जी कह रहे हैं कि चाचा को धोखा दे दिया आपने। नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। तो साफ अखिलेश यादव हमारे साथ में, योगी जी कह रहे हैं कि चाचा को धोखा दे दिया आपने। नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। तो साफ चलिए, तो अखिलेश यादव यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हुए कि साहब योगी जी ने दिल्ली को धोखा दे दिया है। हम सीधे एक बार फिर से अभिषेक उपाध्याय का रुख करेंगे। अभिषेक, यहाँ समाजवादी पार्टी जिस तरीके से घेराबंदी योगी आदित्यनाथ की करती हुई नजर आ रही है, कुल मिलाकर उसमें विरोधाभास भी कि एक तरफ चाचा शिवपाल जो सदन में खड़े होकर ये कहते हैं कि साहब आपको आपके दोनों डेप्यूटी सीएम जो है वो गच्चा देंगे, और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव दिल्ली में ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली को गच्चा दे दिया है। बिल्कुल रोमाना, और देखिए ये फॉल्ट लाइन ढूंढने की कोशिश है कि बीजेपी के अंदर की जो फॉल्ट लाइन है उसकी कोशिश कर रहे हैं।
शिवपाल यादव की पूरी कवायद ये बताने की कि आपकी सरकार के भीतर सब ठीक नहीं चल रहा है वीरेश, ये शिवपाल यादव कोशिश। देखिए, जब समाजवादी पार्टी में ठीक नहीं चल रहा था और शिवपाल यादव की दूरियां थी अखिलेश यादव से, तो चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, केशव हो, पाठक हो, सभी मजा लेते थे। उसी का पेबैक है। और अब उसका ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। अब भारतीय जनता पार्टी में उठापटक चल रही है, आपस में खींचतान चल रही है, तो चाचा भी मजा ले रहे हैं योगी जी से। और देखिए, अखिलेश यादव ने जो कहा है रोमाना, वो भी है। अखिलेश यादव दिल्ली की फॉल्ट लाइन की ओर इशारा कर रहे हैं, शिवपाल यादव लखनऊ की फॉल्ट लाइन की ओर इशारा कर रहे हैं। रोमाना, बिल्कुल रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, अखिलेश यादव की पत्नी है डिंपल यादव। डिंपल यादव ने भी योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद उन पर पलटवार किया है। डिंपल यादव कह रही हैं, बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री योगी जनता का ध्यान रखें, जनता के हित में बात करें। डिंपल यादव हमारे साथ में है। मैम, योगी जी कह रहे हैं कि चाचा को गच्चा दे दिया अखिलेश जी ने। मैं समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने कार्यों में ज़्यादा रुचि और महत्व दिखाना चाहिए, क्योंकि आज जहाँ बाढ़ की स्थिति है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की तरफ, वहीं बिजली नहीं आ रही है, गांव में हफ्तों बिजली नहीं आ रही है। तो अगर जिस वो पद पे बैठे हैं, अगर इन सब बातों पे, अपने काम पे ध्यान दें और युवाओं के रोज़गार पे ध्यान देंगे, तो मैं समझती हूँ ये उत्तर प्रदेश के हित की बात होगी और देश हित की बात। महिलाएं सुरक्षित हुई हैं योगी सरकार में, बस है। तो साफ तौर पर डिंपल यादव का कहना है कि प्रदेश हित की बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर एक तरह से कटाक्ष करती हुई डिंपल यादव। अंकित गुप्ता, IBP न्यूज़ दिल्ली। तो कौन दे रहा है किसको गच्चा? उत्तर प्रदेश की सियासत में गच्चे पर आर पार आपने देखा। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर केरल से है, जहां वायनाड में लैंडस्लाइड से जो मरने वालों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और अब तक की संख्या बढ़कर 60 पर पहुंच गई है। मतलब अभी तक 60 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 400 परिवार बताया जा रहा है अभी भी मलबे में फंसे हो सकते हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, सेना मौके पर मौजूद है। 3 हेलीकॉप्टर्स की मदद से इस समय राहत और बचाव कार्य को तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। तबाही की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से ये मलबे का सैलाब आया। देर रात से ये सिलसिला शुरू हुआ और इसी की चपेट में वायनाड। कई सौ परिवार जो इस मलबे की जद में आए। अभी तक 60 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 400 परिवार बताया जा रहा है अभी भी इस मलबे में फंसे हो सकते हैं और उन्हीं तक पहुंचने के लिए प्रशासन यहां पर जुटा हुआ है। सेना की मदद ली जा रही है। तेजी के साथ राहत और बचाव कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। वायनाड में देर रात 1 नहीं 2 नहीं 3 बार लैंडस्लाइड हुआ और इसी वजह से यह हादसा इतना भीषण हो गया। इसी वजह से तबाही इतनी ज्यादा हुई। जो जानकारी मिल रही है शुरुआती उसके मुताबिक वो जगह जहां पर सुरक्षित लोगों को पहुंचाया जाता था, आमतौर पर जब इस तरीके की लैंडस्लाइड होती थी, इस बार जब 1 नहीं 2 नहीं 3 बार लैंडस्लाइड हुआ तो वो जगह भी, मतलब जो सुरक्षित स्थल था वहां पर भी लैंडस्लाइड हो गया। इसीलिए मरने वालों का आंकड़ा भी 60 पर पहुंच चुका है और 400 परिवार अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। और इस बीच आपको बता दें, लोकसभा में इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने अपनी बात भी रखी है। सुनाते हैं आपको। Early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. Mundakai village has been cut off, and the devastating loss of lives and extensive damage is yet to be assessed due to the scale of the tragedy. I have spoken to the Honourable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care. Early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. Mundakai village has been cut off, and the devastating loss of lives and extensive damage is yet to be assessed due to the scale of the tragedy. I have spoken to the Honourable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well, restore vital transport and communication lines, set up relief at the earliest, and prepare a roadmap for the rehabilitation of the affected families.
तो वायनाड में जो हादसा हुआ है उसका जिक्र लोकसभा में राहुल गांधी की तरफ से किया गया। राहुल गांधी ने सदन को बताया कि उनके पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 70 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर है और ये तबाही बहुत ज़्यादा है क्योंकि कई लैंडस्लाइड एक ही रात में जो वायनाड को झेलने पड़े हैं। इस बीच बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कल वायनाड जाएंगे। वायनाड में पीड़ित परिवारों से दोनों मुलाकात करेंगे। आपको बता दें केरल सरकार की तरफ से आज जितने सार्वजनिक कार्यक्रम थे सब स्थगित कर दिए गए हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की तरफ से ये आदेश दे दिए गए। केंद्र सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद जो है वो केरल सरकार को मुहैया कराई जा रही है। सेना जो है वो खुद मौके पर अब तैनात हो गई है और ये मुद्दा जो है आज दोनों सदन में सामने आया है। राहुल गांधी लोकसभा में आपने सुना और राज्यसभा में किस तरीके से वायनाड के इस हादसे को लेकर बात रखी गई वो सुनिए। यह जो त्रासदी है यह सिर्फ केरल की त्रासदी नहीं है, सारा देश इससे द्रवित है और यहाँ भी हाउस के सभी लोग इस पक्ष के उस पक्ष के सभी पार्टियों के सभी द्रवित हैं और सभी दुखी हैं कि यह घटना घटी है, नेचुरल कैलामिटी है। भारत सरकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव होकर के जो भी केरल में राहत कार्य के लिए आवश्यक है वो कर रहे हैं और वो किया जाएगा। मैं सरकार की तरफ से ये एश्योरेंस देता हूं कि जो भी जरूरत होगी वो पूरी की जाएगी। हमारी उद्वेलना, हमारा उद्वेलित होना यह स्वाभाविक है, लेकिन यह इस तरह की घटना को एड्रेस करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी केरल से बात की, उनको आश्वासन भी दिया। जो वहाँ पर रिलीफ के लिए जो सेंट्रल जो हमारी एजेंसीज हैं उनके तरफ से जो सपोर्ट जाना चाहिए वो वहाँ पहुँच गई हैं, पहुँचाई जा रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा है। एक ही बात कहना चाहूँगा कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार प्रोएक्टिव है, प्रो रिस्पॉन्सिव है। मुझे तो पूरी जानकारी वहाँ की नहीं है और जो पेपर में मैं पढ़ा और वहाँ टेलीफोन से जो मालूमात लिया वही मुझे मालूम है, क्योंकि इतने लोग वहाँ पर मर चुके हैं वो मट्टी के ढेर में। अब तो 50 की गिनती हो गई, लेकिन उससे अंदाज़ा लगता है क्योंकि ये रात के 2:30 बजे होने से किसी को पता नहीं चला कितने लोग मरे, कितने लोग हैं। और इसके लिए वहाँ की जो महिला है हमारी एमपी, उसके पास जानकारी है और वो अपनी बात रखना चाहती है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उसको अलाउ कीजिए और जो चीज़ है, जो बातें आपने यहाँ पर बताया, सरकार अलर्ट है, वो मिनिस्ट्री अलर्ट, फलाना, वो बताएंगे। फलाना नहीं बताया, नहीं, उनका सुनने के बाद वो बताएंगे। आप जो हमको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके बजाय सरकार वो इंफॉर्मेशन दिए तो ठीक होगा। क्या स्पेशल स्क्वाड वहाँ पर गया है, क्या मिलिट्री गई है, क्या सेंट्रल पुलिस फोर्स गया है। तो आपने सुना किस तरीके से ये वायनाड के मुद्दे पर संसद में आर पार पक्ष विपक्ष के बीच। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पेरिस ओलंपिक से भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। मनु भाकर सरबजीत सिंह की जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में ये ब्रॉन्ज मनु भाकर सरबजीत की जोड़ी ने अपने नाम किया। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी मनु भाकर बन गई हैं। मनु ने, आप जानते हैं, रविवार का दिन था, 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में अपने नाम किया था और आज डबल्स में उतरी थी मनु भाकर। सरबजीत सिंह के साथ ब्रॉन्ज की उम्मीद थी और मनु भाकर सरबजीत सिंह की जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मिक्स्ड डबल्स में मनु भाकर ने सरबजीत के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जीएस विवेक इस वक्त मौजूद हैं। जीएस विवेक, मनु भाकर ने तो कमाल कर दिया, भारत का परचम ओलंपिक्स में, पहले सिंगल्स और अब ये मिक्स्ड इवेंट में भी बड़ी उपलब्धि। बहुत बड़ी उपलब्धि और ये बहुत बड़ी चीज है यहाँ पर ओलंपिक्स के लिए, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज मनु भाकर ने किया है। मनु भाकर पहली भारतीय एथलीट है इंडिपेंडेंट इंडिया में जिन्होंने एक ही मेडल
एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल प्राप्त किए हैं इंडिया के लिए। आप पीवी सिंधु की बात कर लीजिए, आप सुशील कुमार की बात कर लीजिए, ये वो एथलीट है जिन्होंने 2 अलग अलग ओलंपिक्स में जाकर भारत के लिए मेडल जीता है। लेकिन आज तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक ही एथलीट एक ही ओलंपिक्स में 2-2 मेडल लेके आए, जो यहां पर मनु भाकर ने किया, और वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। मनु भाकर के पास अभी एक इवेंट और भी है। तो आपको ये बता दें कि बहुत बड़ा इतिहास है कि पहली एथलीट है ये भारत की जिन्होंने एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल प्राप्त किए हैं। ब्रॉन्ज मेडल लिया 10 मीटर एयर पिस्टल पे विमेंस में, और उसके बाद टीम इवेंट में आज सरबजोत के साथ उन्होंने जोड़ी बनाई और उसके बाद उन्होंने कोरिया की जोड़ी को हरा दिया। तीसरा इवेंट कौन सा है, क्योंकि ये तो 10 मीटर एयर पिस्टल में जो विमेंस इवेंट था उसमें, और फिर 10 मीटर एयर पिस्टल में जो मिक्स्ड इवेंट था उसमें, दोनों में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। तीसरा इवेंट कौन सा है जिसमें देश उम्मीद कर सकता है? 25 मीटर एयर पिस्टल है, ये उनका तीसरा इवेंट है जो आपको जो है परसों जो है यहाँ पर उनको देखने को मिलेगा। एक बार फिर आप उनको एक्शन में देख पाएंगे। और फिलहाल इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल पाने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई है यहां पर मनु भाकर। 10 मीटर मिक्स इवेंट में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया, कोरिया की जोड़ी को उन्होंने हराया है। और आपको बता दें कि कोरिया की जोड़ी में जिनको हराया है उनमें से एक जो वुमेन एथलीट है उन्होंने मनु भाकर को हराकर वो गोल्ड मेडल जीती थी, मनु भाकर ब्रॉन्ज जीती है। तो उस जोड़ी को भारतीय जोड़ी ने हराया है। कोरिया की जोड़ी को हराकर यहां पर 16-10 के स्कोर लाइन से हराया है। और ये जो रूल होते हैं मुकाबले के वो ऐसे होते हैं कि आप हर सीरीज पे शूट करते हैं और हर सीरीज जिसमें दोनों का टोटल ज्यादा होता है वो टीम जीतती है। तो 16 जो टीम पहले पहुंच जाती है उसको मेडल मिल जाता है। एक वक्त काफी बड़ा लीड बना लिया था, लेकिन उसके बाद 2 टाइम आउट लेने के बाद कोरिया की जोड़ी ने वापसी करी, लेकिन उसके बावजूद जो है मनु भाकर और सरबजोत ने अपने नर्व्स को काबू में रखा और 16-10 से ये ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, जिसके साथ ही साथ यहाँ पर इतिहास रच दिया है मनु भाकर। मैं लौटूंगी आपके पास, जरा तस्वीरें हम दिखा देते हैं। ये इवेंट जिसमें इतिहास मनु भाकर ने रचा है। पहले सिंगल्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल और फिर एक ही ओलंपिक में 2-2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली एथलीट बन गई हैं मनु भाकर, क्योंकि मिक्स्ड इवेंट में भी ब्रॉन्ज मेडल सरबजोत के साथ अपनी जोड़ी के जरिए मनु भाकर की झोली में आया है। दिखाते हैं तस्वीरें। और हमारे साथ इस समय आप देख रहे हैं खेल पत्रकार वी कृष्णस्वामी जी मौजूद हैं। जरा उन्हीं के जरिए समझते हैं सर ये कितनी बड़ी उपलब्धि और देश इस उपलब्धि को किस रूप में देखे और समझे। देखिए, इससे तो बड़ा कभी किसी ने एक ओलंपिक्स में इससे बड़ा इतिहास किसी ने रचा नहीं। और ये जो परफॉर्मेंस है, 2 पदक जो है, 2 मेडल इन स्पैन ऑफ से 48 आवर्स, क्योंकि परसों उन्होंने एक पदक जीता और आज जो है सुबह दूसरा पदक जीता, और अभी उनका एक इवेंट और भी बाकी है 25 मीटर में। तो ये जो है 22 साल की उम्र में 2 पदक अपने दूसरे ओलंपिक खेलों में, और वो भी 3 साल पहले जब निराश हुई वापस आई थी तो कोच उनके साथ थे नहीं, क्योंकि तब तक कोच के साथ वो जो है ब्रेकअप हो चुका था। यही कोच है जसपाल राणा, और 12 महीने पहले दोनों ने फिर से अपनी जोड़ी बनाई और 12 महीने के अंदर 2 पदक जीत लिए। और मनु भाकर जब उस समय टोक्यो से वापस आई तो एक 19 साल की लड़की बिल्कुल अकेली सी नजर आ रही थी, क्योंकि हार के बाद पूरी दुनिया आपको छोड़ के चले जाती है। आज जो है मनु भाकर के साथ पूरा भारत घूम रहा है, पूरा भारत हर्ष और उल्लास से जो है खुश है, जो है मतलब कि खुशियां मनाई जा रही हैं। मगर वही अगर हार हो तो बहुत सारे लोग आलोचक बन जाते हैं। सही कह रहे हैं सर आप, जब हार होती है तो बहुत से लोग आलोचक बन जाते हैं, जब हार होती है तो आप तन्हा होते हैं। लेकिन वो जो आपने कोच का यहाँ पर जिक्र किया जसपाल राणा, जिनके साथ जोड़ी टूटी थी और फिर किस तरीके से ज्यादा वक्त नहीं, महज 12 महीने पहले ही वो एक फोन कॉल, और उस एक फोन कॉल के जरिए वो जो खिलाड़ी और कोच के बीच का फासला था वो किस तरीके से मिटा। सबने अपना अहंकार पीछे रखा, एक बार फिर से मनु भाकर और जसपाल राणा की जोड़ी बनी, और उसी का ये नतीजा कि देखिए मनु भाकर कैसे इस बार पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचती हुई। एक बार फिर से जरा रुक करेंगे हम, वरिष्ठ खेल पत्रकार वी कृष्णस्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर वो तस्वीरें दिखाना जरूरी था, इसीलिए मैंने बीच में आपको रोका, लेकिन मुझे लगता है आपको बताना चाहिए इस स्ट्रगल के बारे में कि कहां तो वो टोक्यो ओलंपिक और एक हताश, एक हारी हुई खिलाड़ी जो वापस लौटी थी, और फिर किस तरीके से वो 12 महीने पहले दोबारा से एक फोन कॉल, अहंकार पीछे छूटा और कोच और खिलाड़ी की जोड़ी बनी, और आज इतिहास बनते हुए भारत देख रहा है और हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, खुश हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब खिलाड़ी जो है हार जाता है, बाहर आ जाता है,
तो वो बिल्कुल अकेला पैदल जाता है वापस अपने कमरे तक ओलंपिक विलेज में या एशियन गेम्स विलेज में, और जब जीत जाता है, पदक उसके गले में टंगा होता है, तो पूरा देश, पूरा कंटिंजेंट, सारे साथी जो हैं बिल्कुल ढोल बजाते हुए उनके पीछे पीछे चलते हैं। देखिए, अब 2 दिन पहले हमारी महिलाओं की आर्चरी की टीम एक बार फिर उन्होंने हमें निराश किया और पहले दौर में हार गई थी प्री क्वार्टर में। तो लग रहा था जैसे दीपिका कुमारी है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ खराब आर्चर है, तीरंदाजी में वो जो है विश्व कप कई बार जीत चुकी हैं, बहुत सारा उन्होंने किया है, 4थी ओलंपिक्स में आई थी। मगर जैसे ही वो पहले दौर में बाहर हुई तो सारों को लगा कि देखिए इस लेवल पर आके उनका पदक जीतना नामुमकिन है, क्योंकि वो मेंटल प्रेशर शायद हैंडल नहीं कर पाती। और वहीं पे अब हमें मनु भाकर को देखने को मिल रहा है। 3 साल पहले लगा था कि 19 साल की उम्र बहुत कम है, तो शायद उनको कुछ और जो है एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो मगर अब जो है लग रहा है कि 22 साल में वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही अकम्पलिश्ड एथलीट बन गई हैं। और ये जब जसपाल राणा के साथ जोड़ी दोबारा बनी, तो तब जसपाल राणा ने ऐलान भी किया था कि मैं अब टीम का कोच नहीं हूं, मैं सिर्फ फोकस करूंगा मनु भाकर पर। और जो उनका जो कहना वो था बिल्कुल सही सार्थक हुआ। तो उन्होंने अकेले एक एथलीट पर फोकस करके उसी एथलीट को, मनु भाकर को, 1 नहीं 2 पदक दिलाए। अब ये वाला जो कॉन्फिडेंस है 100% मल्टीप्लाई हो गया है। अब हो सकता है तीसरे जो इवेंट है मनु का, उसमें भी हमें आशा हो गई है सडनली कि शायद एक और पदक आ सकता है। और सर हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो तीसरा पदक जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं उसका रंग भी बदला हुआ। अब तो ये वो कहते हैं ना, दिल मांगे मोर। अब तो हिंदुस्तानियों का ये हाल है कि मनु भाकर से दिल मांगे मोर। 2 ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में जीत लिए हैं, तीसरा पदक क्योंकि तीसरा इवेंट बचा है और उसमें पदक का रंग बदले, ये हिंदुस्तान उम्मीद कर रहा है। लेकिन वी कृष्णस्वामी सर, ये जो जोड़ी है, यहां पर मुझे लगता है सरबजोत के बारे में भी देश को बताना बहुत जरूरी हो जाता है सर। और इस जोड़ी की जो खासियत थी उसके बारे में भी प्लीज देश को बताइए। देखिए, ऐसा है कि जब टीम इवेंट होता है तो उसमें हमें जो है सराहना सिर्फ एक ही खिलाड़ी को नहीं, दोनों को देनी जरूरी है। कि जैसे कहते हैं कि हॉकी की टीम हो या क्रिकेट की टीम हो, उसमें अकेला नहीं खेलता, अकेला एक आदमी गोल करता है या सेंचुरी बनाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है शूटिंग में मनु भाकर अगर 10.7 तक का जो है उन्होंने अंक हासिल किए कई शॉट्स में, और सरबजोत सिंह ने भी जब जरूरत थी तो उन्होंने भी काफ़ी जगह अच्छा किया। टुवर्ड्स द एंड आप देखेंगे उन्होंने लगातार 10.2 और 10.2 के जो है 2 शॉट्स लगाए। और उस समय जो है 13वें सेट में मनु भाकर थोड़ा सा चूक गई थी 9.4 के साथ। तो वहाँ पर उन्होंने भारत को फिर से एक जो है जो जीत वाला सेट किया, जीतने के लिए आखिरी सेट दिलाया। तो इसलिए सरबजोत को भी सराहना देनी पड़ेगी कि उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया। तो वो भी जो है अब इस इतिहास में मनु भाकर के साथ जुड़ गए हैं। और भारतीय शूटिंग के लिए जहां पर हमने 2004 में पहली बार पदक हासिल किया था एथेंस ओलंपिक्स में राज्यवर्धन राठौर के द्वारा, उसके बाद 2008 में अभिनव बिंद्रा पहले ऐसे खिलाड़ी बने थे जो कि एक एकल मुकाबले में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 2012 में जब लंदन में गेम्स हुई थी तो गगन नारंग वहां पर एक कांस्य पदक लाए थे। आज गगन नारंग 12 साल के बाद जो है भारतीय टीम के शेफ मिशन है, और विजय कुमार ने सिल्वर मेडल हासिल किया था। तो जब मैं समझता हूँ ये पूरा जो इतिहास है ये एक दिन का नहीं है, ये पिछले 10, 12, 15, 16 साल का है। आज हम 2024 में ऐसे बात कर रहे हैं, 2028, 2032 और 36 में हो सकता है कि रोज हम ऐसे ही एक प्रोग्राम कर रहे होंगे। हमारे से आगे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एंकर्स या एक्सपर्ट जो होंगे वो एक नहीं 4-4, 6-6 पदक के बारे में बात करेंगे, जो है प्रोग्रेस। बहुत बढ़िया बात सर, बहुत शानदार, बहुत सकारात्मक बात। और कितने अच्छे से परिप्रेक्ष्य में आपने ये पूरी की पूरी बात रखी कि देखिए जरा ये जो निशानेबाजी है इसका सिलसिला पदक तक कहां 2004 से शुरू होता हुआ और आज 2024 में जब हम हैं तो एक मनु भाकर और अभी तक ओलंपिक के 2 मेडल अपने नाम कर लिए हैं और तीसरा इवेंट अभी बाकी है, वहां पर मेडल का रंग बदलेगा, इसकी देश कामना कर रहा है, उम्मीद कर रहा है। तो ये ओलंपिक बेहद खास बनता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच मनु भाकर के जोड़ीदार सरबजोत सिंह, उनके परिवार वालों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस जीत के बाद, सुनाते हैं आपको। तो होप सो आगे अच्छा करेंगे। सर आप मेरी हमेशा बात होती रहती है, काफ़ी बड़ी मेहनत करी आपने इसको अचीव करने में, आपका भी योगदान उतना बड़ा, तो कितनी खुशी हो रही है? मेरे से ज़्यादा मेरी पत्नी ने मेहनत की है मनु पे, क्योंकि मैं तो जॉब करता हूँ, तो नेवी का जॉब थोड़ा सा ऐसा होता है कि समुद्र में जाना आता रहता है। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिज वाइफ, हर वाइफ।
उनके परिवार वालों की तरफ से ये प्रतिक्रियाएं आप देख रहे हैं, किस तरीके से परिवार के लोग बेहद खुश यहां पर नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से हम रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जीएस विवेक भी बने हुए हैं और साथ ही वरिष्ठ खेल पत्रकार वी कृष्ण स्वामी सर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे सर, अभी आपने वो कॉन्टेक्स्ट में जो बात को रखा कि साहब 2004 से इस इवेंट के अंदर जो सिलसिला शुरू हुआ और आज 2024 में जब हम बात कर रहे हैं, अब यहां से जो खिलाड़ी है उसका अपना कॉन्फिडेंस और साथ ही साथ जब मेडल्स आने शुरू हो जाते हैं और वो भी इस रूप में कि इतिहास बन रहा होता है, तो पूरा का पूरा जो कंटिंजेंट होता है उसका उत्साह बढ़ता है सर। बिल्कुल ऐसा है कि जब कंटिंजेंट में जब 117 लोग गए हुए हैं वहाँ पर, और जब एक एक एथलीट जब compete करता है तो बाकी 116 और इस केस में बाकी 115, क्योंकि 2 खिलाड़ी हमारे जो है मैदान में यानी कि शूटिंग रेंज पर बिल्कुल सतर्क थे और वहाँ पर खेल रहे थे। कुछ ही देर पहले आपने जब पैच किया था उनके मदर और फादर के साथ, तो वो भी एक टीम है। जैसे फादर ने कहा कि वो नेवी में है तो घर से बाहर होते हैं, तो मदर ने कैसे जो है सरबजोत को एनकरेज करके इस लेवल तक लेके आई। तो देखिए वो एक टीम थी मनु भाकर और सरबजोत की, और एक टीम है सरबजोत और उनके माता पिता और उनकी फैमिली की। अगर ये सारी टीमें इकट्ठे ना आए तो ये पदक कभी भी हासिल नहीं हो सकता। हर एक खिलाड़ी के सामने कम से कम 2, 4, 6, 8 लोग होते हैं जो कि उनके पीछे उनका एक सपोर्ट सिस्टम होता है। पिछले कुछ 10 सालों में जो 20 साल का सिलसिला की बात कर रहा था मैं, 2004 से लेकर 2024 तक, उस सिलसिले के अलावा जो सपोर्ट सिस्टम है, 2004 में जब पहली बारी पदक हासिल हुआ था तब भी मैं उधर उस गेम्स में एथेंस में मैं मौजूद था जब राठौर ने जीता था। तो आज भी मौजूद हूँ पेरिस में, यहाँ पर जब भारत को एक ही खिलाड़ी ने 2 पदक दिलाए और सरबजोत भी वहाँ पर है। इस 20 साल में जो है जिस प्रकार की उपलब्धियाँ इन खिलाड़ियों को मिली है उसमें भी बहुत बड़ा एक चेंज आया है, क्योंकि उस समय ना एम्यूनेशन मिलता था, ना गन्स अवेलेबल होती थी, ना रेंजेस अच्छी थी। पिछले 20 साल में ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं और आजकल एक्सपोजर कह के हमारे खिलाड़ी जो है 3-3, 4-4, 6-6 महीने जो है बाहर ट्रेनिंग करते हैं। मनु भाकर और जसपाल राणा ने यूरोप में लक्समबर्ग और जर्मनी बहुत सारी जगहों में जो है वहाँ पर रह के 3-3 महीने 6-6 महीने वहाँ पर ट्रेनिंग की है, अपने आप को सिर्फ एक दूसरे के साथ मिल के मोटिवेट किया है। मनु भाकर ने अपने पहले पदक के बाद कहा था कि जसपाल राणा के साथ जब वो ट्रेनिंग करती हैं तो जसपाल राणा वो एक टारगेट रखते हैं, वो कहते हैं कि आज अब अगर आपने इतना शूट करना है, अगर उससे कम शूट हुआ तो आप जो है ये एक छोटी सी जो है मजाक वाली शर्त जैसी की जाती थी और उतने पैसे जो है कहीं पे दान में दे दिए जाते थे या डोनेशन में दे दिए जाते थे, और तो खिलाड़ी को देना पड़ता था। यदि उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया, उससे ज़्यादा हुआ तो कोच देता था। ये जो है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए इन्होंने ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रखी, और जब निराशा उनको सामने आई 2021 में टोक्यो के बाद, तो वो रिलीजन की तरफ भी गई। तो खिलाड़ी का ऐसा है, वो हर चीज़ का जो है उपयोग करना चाहता है, रिलीजन हो, मोटिवेशन हो, ट्रेनिंग हो, और उसके पीछे 6-6 महीने अकेले रहना, घर से बाहर, घर से दूर, किसी दूसरे देश में। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं सर, जिस तरीके से गीता और किस तरीके से एक दूसरे खिलाड़ी उसेन बोल्ट, उनकी ऑटोबायोग्राफी, ये तमाम चीजें जिन्होंने मदद की मनु भाकर की उस दौर में जब वो बिल्कुल निराश थी, जब वो बिल्कुल हताश थी। और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में एक और बेहद खास मेहमान, वरिष्ठ खेल पत्रकार, आप सब उनको जानते हैं, विजय लोकपल्ली सर मौजूद हैं। सर ये तो कमाल हो गया, अचूक निशाना, एक नहीं 2-2 मेडल पर। इन्होंने मेरे ख्याल से इंडियन स्पोर्ट्स का इतिहास बदल देंगी, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें निशानेबाजी को, जैसे स्वामी ने बोला कि एथेंस से शुरू हुआ, राठौर वो भी चूक गए थे, गोल्ड जीतना चाहिए था। फिर ऑफ कोर्स अभिनव बिंद्रा ने रास्ता दिखाया इंडिविजुअल गोल्ड जीत के, लेकिन जिस ढंग से मनु तैयार हुई है, मनु ऑलमोस्ट खेल छोड़ चुकी थी, वहाँ से वापस आई। आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं सर, मुझे जरा सा रुकना होगा, सीधे लोकसभा लेकर चलेंगे दर्शकों को। अखिलेश यादव अपनी बात रख रहे हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल है, जो पीडीए परिवार के लोगों को जो हक और सम्मान मिलता है, क्या ये सरकार वो दे पा रही है? टैक्स कलेक्शन में सपना दिखा रहे हैं कि हम यहां पहुंच गए हैं, आखिरकार एक्सपोर्ट क्यों कम होता चला जा रहा है? और हम जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कैसे खत्म करेंगे? दस साल में अगर हम वहीं के वहीं खड़े हैं और कोई ऐसा कुछ न
दिख रहा हो और परिणाम जो रिजल्ट आए हैं यूपी के, उसमें दिखाई दे रहा है कि आपने कितना काम किया है। सभापति महोदय, अगर ये सब कुछ अच्छा किया होता तो क्या परिणाम ऐसे आए होते? जहां हारे ही नहीं हैं आप, सीटें ही कम नहीं हुई हैं। देश के प्रधानमंत्री जी भी वोट से हारे हैं, वोट से हारे हैं। जो कभी 5 लाख तक जीतना था जिन्हें, या 10 का टारगेट बनाया था, कितने से जीते? तो कम से कम इन चीजों को तो देखें। मैं जब सुनता हूं सत्तापक्ष लोगों को तो मुझे वो लाइनें याद आ जाती कि वो झूठ बोल रहा था, बड़े सलीके से मैं एतवार न करता तो और क्या करता। मुझे याद है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जनकपुर में एक झंडा दिखाया था और उस बस में 35 लोग बैठ करके अयोध्या आए थे। सभापति महोदय, उस समय भी मैंने मांग की थी कि जहां से जनकपुर से यात्रा शुरू हो रही है और अयोध्या तक बस से लोग आएंगे तो पता नहीं कितने घंटों में आएंगे। मैंने मांग की थी कि वहां से लेकर के अयोध्या तक एक्सप्रेस वे बनना चाहिए कि कम से कम जो जनकपुर से आए और अयोध्या दर्शन करने आ रहे हैं और बस से आ रहे हैं, कम से कम उनकी तकलीफ परेशानी तो कम होती। जो आप कहते हैं कि एफडीआई बहुत आया है, मैं अभी सुन रहा था, कहा कि टेलीफोन बनने लगे। टेलीफोन बन नहीं रहे हैं, मोबाइल बन नहीं रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी के समय पर नोएडा में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी थी, उसके तहत आई थी। वो इंडस्ट्री जितनी आई है उस समय उस पॉलिसी के तहत आई और बन नहीं रहा है, मेक इन इंडिया नहीं हो रहा है। लेकिन जमीन किसने दी है? जमीन किसने दी थी उन लोगों को? बिना जमीन पर हवा में बना दो तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा। उस पॉलिसी के तहत वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। आप कह रहे हैं कि एफडीआई लाए हैं हम लोग। एफडीआई, अगर पूरे देश का हम एफडीआई देखें तो उत्तर प्रदेश को कितना एफडीआई मिला है? सभापति महोदय, अगर 1% से ज्यादा भी एफडीआई उत्तर प्रदेश को मिला हो तो बताइएगा आप। जो प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ओवररन हो रही है, उसका जिम्मेदार सभापति महोदय कौन है? डबल इंजन की सरकार है। लखनऊ में भी सरकार आपकी है, दिल्ली में भी सरकार आपकी है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? और आज ही जब सदन में सभापति महोदय हम लोग आए हैं तो एक और रेल एक्सीडेंट की खबर सुनी है। जब से ये सरकार आई है, रेल एक्सीडेंट्स और पेपर लीक में कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे जाएगा। मैं तो अखबारों में पढ़ता था सभापति महोदय कि तोड़ फोड़ करके ये सरकार बनाते हैं। अभी एक सदस्य पिछली बार वो तोड़ फोड़ कर करके शायरी भी बनाने लगे हैं। जो प्रोजेक्ट और जिस प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स का सबसे बड़ा हवाई जहाज हरकुलिस विमान लेकर के आए थे और वो सड़क पर उतरे थे, वो एक्सप्रेस वे पर उतरे थे। मैं समझता हूं सभापति महोदया, यहां जितने माननीय सदस्य हैं सब ने देखा होगा और सब ने निर्देश के अनुसार उस पर ट्वीट भी किया होगा।
वो जो एक्सप्रेस वे अगर किसी ने बनाया था सभापति महोदय, जो डिजाइन, टेक्नोलॉजी का पार्ट, अलाइनमेंट, वो समाजवादियों की देन थी, वो आपकी देन नहीं थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं सभापति महोदय, क्योंकि इस बजट में सरकार चलाने के लिए आपने पैकेज दिया है। हमें कोई नाराजगी नहीं है पैकेज देने की, आप पैकेज और दीजिए। लेकिन अगर आप बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, तो आप उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? और मैं तो कहूंगा आपसे कि केवल अगर आप 25 किलोमीटर जोड़ देंगे, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेस वे रुक गया था, केवल 25 किलोमीटर आप जोड़ देंगे, तो दूसरे काम को अपना जो बनाते हैं, आप ये कह पाएंगे कि दिल्ली से लेकर के आपने भागलपुर तक एक्सप्रेस वे दिया है। हाँ जी, वो अभी से नहीं, बहुत पहले से बन रहा है। बहुत पहले से बन रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि क्या दिया आपने, मैं ये कहता हूं कि अगर आप बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेस वे दे रहे हैं केवल बिहार के लोगों को खुश करने के लिए, मैं उससे सहमत हूं कि आप बिहार की तरक्की के लिए एक्सप्रेस वे दें, लेकिन जो पखनपुरा, जो आखिरी गांव है जहां पर छूट गया है, वहां से आप क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? और हमारे स्टेट के लिए आप कोई नया एक्सप्रेस वे क्यों नहीं दे रहे हैं? आप हमारे लिए क्यों नहीं दे रहे हैं एक नया एक्सप्रेस वे? आप दिल्ली के बजट से दे रहे हैं, आप यूपी अपने बजट से बना रहा है। आप बताइए कोई यूपी को आपने एक्सप्रेस वे दिया हो? कोई एक्सप्रेस वे नहीं दिया। और मैं तो कहूंगा, और याद दिलाइएगा अपनी सरकार को, एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना था, अभी बताएंगे आपको उसका भी। सभापति महोदय, एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दिया सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो दिल्ली के बजट का नहीं है। मैं मांग कर रहा हूं कि दिल्ली के बजट से कोई एक्सप्रेस वे मिलना चाहिए। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दिया, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर करके वापस लौटे, अब रिपेयर का पैसा कौन देगा? वो आज भी रिपेयर मांग रहा है। सभापति महोदय, कोई कल्पना कर सकता है कि नया एक्सप्रेस वे बना हो जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया हो, वो आज रिपेयर मांग रहा हो? और वो एक्सप्रेस वे 6 लेन नहीं है, वो 4 लेन है। मैं इसमें भी सुझाव देना चाहता हूं, ये जो बुंदेलखंड वाला एक्सप्रेस वे है, ये अभी 15,000 करोड़ से ज्यादा का बना है स्टेट गवर्नमेंट का। इसको मुनाफा नहीं हो रहा, टोल कलेक्शन नहीं है बहुत ज्यादा। इसको सतना से जोड़ दिया जाए, और बुंदेलखंड जहां से शुरू हो रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट इटावा से, कम से कम उसको हरिद्वार तक ले जाना चाहिए। अगर हरिद्वार से लेकर के सतना लोग चले जाएंगे तो शायद बुंदेलखंड के लोगों को भी लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात है सभापति महोदय, दिल्ली और लखनऊ मिलकर के उन एक्सप्रेस वे की सेफ्टी से और उसकी डिजाइन से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो इंडियन रोड कांग्रेस कहती है, जो डॉक्यूमेंट कहता है, वो ये कहता है कि मीडियन सड़क का 12 मीटर से लेकर के 14 मीटर होना चाहिए। आप जाकर के देख के आइए, जो पूर्वांचल वाला बना है उसका मीडियन कितना है? क्या भविष्य में आपने चलने वालों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ की है कि नहीं की है? ये आपको विचार करना पड़ेगा। जिस समय लद्दाख और चीन को लेकर के सवाल उठा था सभापति महोदय, उस समय पॉलिटिकल पार्टी से सुझाव मांगे गए थे, और सुझाव ये मांगे गए थे कि आप क्या सुझाव देना चाहते हैं। तो उस समय जो सुझाव समाजवादी पार्टी ने दिया था, वो सुझाव ये था कि लिपू लेक से लेकर के आपके ग्वालियर तक 6 लेन हाईवे बनना चाहिए। कभी जरूरत पड़ने पर सीमाओं पर हमारी फौज का आना जाना जल्दी हो जाए। और मुझे याद है, जो अखबारों में मैंने पढ़ा था, सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया था कि 6 लेन हाईवे बनेगा वो। लेकिन जब टेंडर की बात आई तो सुनने में आया कि वो 4 लेन बनने जा रहा है। और अभी जब वो काम हो रहा है, जब काम मैंने दोबारा उसको देखा तो पता लगा कि डबल लेन पेव शोल्डर बन रहा है।
सोचिए कहां 6 लेन बनाने की बात थी, आप डबल लेन पेव शोल्डर बना रहे हैं। और पता नहीं कौन उस हाईवे को डिजाइन किसने किया है डिजाइन, कि जितने भी कस्बे उसके आसपास पड़ रहे हैं, कस्बे वाले अब नाला कहां से बनाएं, घर ऊंचा करें कि सड़क को तोड़ें। बहुत सारे कस्बों को वो समस्या के संकट में डाल दिया है सरकार ने। जो सरकार मंचों से ये कहती थी कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आज तो 11 साल हो गए सरकार को। किसान की आय दोगुनी हो गई क्या सरकार बताए? और अभी मैं बहुत सारे माननीय सदस्यों को जब सुनता हूं तो वो कहते हैं कि हम एमएसपी दे रहे हैं। अगर आप एमएसपी दे रहे हैं तो उसकी कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप कानूनी गारंटी दीजिए। और फिर कई बार सुनने को मिलता है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसके एमएसपी की कब तैयारी करेंगे आप? और फिर आय दोगुनी में आप कितना देंगे किसान को? जो पिछले बार बजट में कहा गया था कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ देश को मिलेगा। अगर 1 लाख करोड़ देश को मिला होगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो कम से कम यूपी का शेयर कुछ तो रहा होगा। सभापति महोदय, सरकार ने अगर एक भी मंडी बनाई हो तो बता दें। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप कोई चीज सुधारने के लिए कोई परिवर्तन कर रहे हैं, स्टोरेज के लिए किसी को पहले ही बता दे रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन किसान कहां जाएगा जहां उसको रेट मिलेगी? और फिर ये इस बजट में कहा जा रहा है कि हम 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज लाएंगे। तो सभापति महोदय, हम अपने माननीय मंत्री से कहेंगे कि वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो आप काम पिछले कितने वर्षों से कर रहे हैं, क्या हुआ उस ग्लोबल वार्मिंग का? COP21 में भी आप हुआ है, G20 में भी आपने आश्वासन दिया, और कुछ नहीं किया। तो आपको क्या लाना पड़ रहा है? 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज। आप मुझे बताओ किसान पर कब तक पहुंचाओगे आप? और उसको पहुंचाने के लिए आपके पास क्या इंतजाम है? और फिर दूसरे पैराग्राफ में फिर बदल जाते हैं आप। अभी आप बात कर रहे हैं रेजिलेंट वैरायटीज की, और फिर आप कह रहे हैं कि हम नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देंगे। सभापति महोदय, इस सरकार बताए कि रेजिलेंट क्रॉप सीड्स कब तक पहुंचा देंगे, उससे लाभ किसानों को कैसे मिलेगा? और फिर नेचुरल फार्मिंग जो अभी भी कर रहा है किसान कई जगह पर, उसके लिए क्या अलग से पैकेज है आपके पास बजट में? आपने तो केवल सभापति महोदय एक चीज सीखी है पार्ले जी बिस्किट से, महंगाई और मुनाफा। इस सरकार ने 10 साल में डीएपी की बोरी को और खाद की बोरी को छोटा कर दिया। इससे और ज्यादा छोटा मत करना आप। और आपने डीएपी, जब किसान डीएपी लेने गया तो सरकार ने कहा कि बिना नैनो यूरिया के आप नहीं मिलेगा आपको। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि नैनो यूरिया से क्या लाभ पहुंचा है किसानों को, ये बताइए। नैनो यूरिया से क्या लाभ पहुंचा है सरकार बताए। हमारे यहां बड़े बड़े आयोजन हुए सभापति महोदय, इन्वेस्टमेंट मीट के, बड़े बड़े आयोजन हुए इन्वेस्टमेंट मीट के। तो सरकार पर वार करते हुए अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं सरकार सिर्फ बड़ा सपना दिखाती है, सरकार कुछ नहीं करती है। अगर अच्छा काम करती तो फिर सरकार की सीटें नहीं घटती।